दक्ष दर्पण और देश कल तक में आपका स्वागत है। आज हम कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। पहले पंजाब को लेते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने उसे एक हरियाणवी कहावत को चरितार्थ करते हुए एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने का फैसला लिया है, जिसमें कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति को पानी आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए। मतलब बरसात के सीजन में पानी से बचाव का प्रबंध पहले ही कर देना चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल के पुत्र और अब शिरोमणि अकाली दल के सर्वा मतलब मुख्य सूरधार सुखबीर सिंह बादल ने 2022 फरवरी में होने वाले पंजाब के चुनाव को देखते हुए एक बड़ा राजनीतिक तीर मार दिया है। उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया। पंजाब में विधानसभा की 113 सीटों में से 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ये सीटें भी तय कर ली गई हैं। बसपा के लिए कौन कौन सी सीटें छोड़ी गई हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पंजाब की राजनीति के मामले में कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि दलित मतदाताओं की संख्या की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा 32% दलित मतदाता पंजाब में हैं। दोआबा क्षेत्र में रिकॉर्ड संख्या में दलित मतदाता बताए गए हैं। इन्हीं मतदाताओं को लुभाने के लिए पिछले दिनों पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यह घोषणा की थी कि वह दोआबा क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। उन्होंने हाल में यह घोषणा भी की है कि जनता की बेहतरी के लिए पंजाब सरकार जो धन खर्च कर रही है उसमें से 30% दलित मतदाताओं की बेहतरी पर खर्च करेगी। पंजाब में जहां दलित मतदाताओं की संख्या 32% है, वहीं जट सिख 20 से 22 ही हैं। इसलिए पंजाब के दलित कई बार यह तर्क देते हैं कि जनसंख्या में जट सिखों से 10% से भी ज्यादा होने के बावजूद कभी उनका मुख्यमंत्री नहीं बना। हाल ही में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि 2020 में भाजपा से गठबंधन समाप्त होने के बाद और पिछले चुनाव में हार के बाद शिरोमणि अकाली दल पंजाब में हाशिए पर आ गया है। अकाली दल को पंजाब में एक सहयोगी दल की जरूरत थी और उसने समय रहते बसपा से गठबंधन करके खुद को मुकाबले में लाने की जो कोशिश की है, उसे शानदार राजनीतिक फैसला बताया जा रहा है। पाठकों और श्रोताओं को बता दें कि पंजाब में अकाली दल ने 1996 में तथा हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने 1998 में लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन किया था। इससे दोनों राज्यों में दोनों दलों को लाभ हुआ था। पहले हम अकाली दल और पंजाब की बात करते हैं। उस चुनाव में मतलब 1996 में अकाली दल बसपा गठबंधन ने पंजाब की 13 लोकसभा की सीटों में से 11 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इनमें से 8 सीटें अकाली दल ने और 3 बसपा ने जीती थी। परंतु बाद में शिरोमणि अकाली दल ने बसपा को छोड़ भाजपा से गठबंधन कर लिया। ऐसा ही हरियाणा के मामले में भी हुआ था। 1998 में बसपा और इनेलो हलोदरा का गठबंधन हुआ। इस चुनाव में बसपा को हरियाणा में पहली बार एक सीट अंबाला मिल पाई थी, जबकि इनेलो के कई सांसद संसद पहुंचे थे। इनेलो ने भी लोकसभा के चुनाव के बाद बसपा को छोड़ भाजपा से गठबंधन कर लिया था। अकाली दल और बसपा में जो नया गठबंधन हुआ है, उसमें 2 चीजें साफ कर दी गई हैं। एक ये है कि सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री बसपा का होगा और बसपा पंजाब राज्य में बस्सी पठाना, मोहाली, करतारपुर, जालंधर वेस्ट, जालंधर शहर, फगवाड़ा, होशियारपुर, टांडा, चमकौर साहब, नवा शहर, लुधियाना नॉर्थ, गुरदासपुर, पठानकोट और आनंदपुर आदि 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब पंजाब का चुनाव काफी रोचक हो गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के फलस्वरूप कुछ मजबूती पकड़ने लगी थी कि यह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में आपस में ऐसे ठने कि कांग्रेस की फूट सड़कों पर आ गई है। जब तक पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस कोई फैसला नहीं करती, तब तक स्थिति अनिश्चय की ही बनी रहेगी। कुछ लोग यह मानकर भी चल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले चुनाव की तरह निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। लोग कहते हैं कि यदि वे कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस का पलड़ा भारी हो, यदि वे आम आदमी पार्टी में चले गए तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। वैसे आम आदमी पार्टी भी शिरोमणि अकाली दल की तरह यह कहने को तैयार नजर आती है कि उसकी पार्टी सत्ता में आई तो वह किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही तीर मारा है। बेशक पंजाब में उसकी स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन भाजपा नेताओं की ओर से यह घोषणा कर दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो वह किसी दलित को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी तक पंजाब में जहां केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुख्य मुकाबले में नजर आ रही थी, अब बसपा से गठबंधन के बाद शिरोमणि अकाली दल चुनावी मुकाबले को तिकोना बनाने की स्थिति बनाने में आ गई लगती है, बेशर्ते कि पंजाब में किसानों की ओर से कोई नया मोर्चा चुनाव मैदान में न आ जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर पंजाब के मतदाता बुरी तरह से भ्रमित नजर आने लगेंगे।
पंजाब के मामले में यह बात एक जग जाहिर है कि जिस तरह हरियाणा में जाट अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, वैसे ही पंजाब में जट सिख हर हाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और अगले चुनाव में फिर ऐसा ही हो सकता है। इसी भावना के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी भी किसी जट सिख को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती है। कुल मिलाकर अब हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पंजाब की राजनीति और ज्यादा रोचक होने लगी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कई दिनों से यह आम चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में संबंध बहुत मधुर नहीं है, बल्कि एक गतिरोध बना हुआ है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने कई बड़े नेताओं ने श्री योगी को जन्मदिन की बधाई देना भी जरूरी नहीं समझा था। वैसे इस बात को योगी जी सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह भी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय को प्रतिनिधित्व देने, कुछ विधायकों को मंत्री बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, परंतु योगी इस बात के लिए हरी झंडी नहीं दे रहे हैं। यह बात भी सामने आई कि उत्तर प्रदेश भाजपा के ट्विटर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो गायब कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चर्चे चलते यूपी में आम भावना कुछ इस तरह से सामने आई है कि भाजपा को मुसलमान तो वोट देंगे ही नहीं, अब कृषि कानूनों के कारण जाट, आरक्षण के कारण गुज्जर, मुलायम सिंह यादव के कारण यादव भी भाजपा को वोट नहीं डालना चाहेंगे। उधर बसपा मतलब कुमारी मायावती के कारण दलित मतदाता भी भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में केवल राजपूत और ब्राह्मण भाजपा की नैया पार कराने में निर्णायक नहीं हो सकते। यह आम धारणा बन रही थी कि योगी मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं और वह अपनी मनमानी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के बाद भी टस से मस नहीं होंगे। यूपी में एक खास बात और भी देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के संदर्भ में बात करें तो राजनाथ सिंह के ज्यादा यूपी की राजनीति को कोई और नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री कहो, गृह मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे उन्हें उत्तर प्रदेश से उसी तरह से दूर रखकर चल रही हैं जैसे महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के साथ हो रहा है। वहां भाजपा नेताओं के लिए देवेंद्र फडणवीस ही निर्णायक है, जबकि महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वाधिक पारंगत कोई नेता है तो वह नितिन गडकरी है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने किसी गुप्त फॉर्मूले के दम पर योगी को लाइन पर लाने का काम कर लिया है। श्री योगी 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद लखनऊ गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री से वार्ता को सुखद बताया। उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर यह संदेश डालकर अपनी खुशी जाहिर की कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर डाली, जो यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मुख्यमंत्री योगी लखनऊ वापस आए हैं। मतलब त्रिमूर्ति अमर अकबर एंथनी ने किसी फॉर्मूले पर योगी को मना लिया है। इसलिए यह मानकर चला जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में देश के कुछ और नेताओं की बात भी कर लेते हैं। देश के उच्च कोटि की नीति निर्धायक और विश्लेषक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव तक राहुल गांधी आश्चर्यजनक तरीके से सत्ता तक पहुंच जाएंगे। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार का काम गैर भाजपा राज्य के मुख्यमंत्रियों को गाली देना रह गया है और भारतीय जनता पार्टी का अर्थ अब भारतीय झगड़ा पार्टी हो गया है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सगी बहनें हैं। अब बात करते हैं सैर सपाटे की। बेशक अभी कोविड-19 का आखिरी दौर चल रहा है, परंतु गर्मी है, छुट्टियां हैं, ऐसे में जिन लोगों के पास साधन है वह पहाड़ों में जाने की इच्छा रखते हैं। उन्हें हर साल वहां जाने का शौक है। वहां जाए बिना अमूमन उनकी तसल्ली होती नहीं। जाहिर है ऐसे लोगों का डेस्टिनेशन उत्तराखंड में मसूरी और हिमाचल प्रदेश में शिमला, नारकंडा, कुफरी कुल्लू और मनाली होते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों प्रदेशों में टूरिज्म के मामले में कोविड-19 के दृष्टिगत क्या नए फैसले लिए गए हैं, नियमों में कहां-कहां ढील दी गई है। आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं तो जान लें ये नई गाइडलाइंस। आप और हम सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की सबसे ज्यादा मार पर्यटन के क्षेत्र पर पड़ी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने पर्यटकों के लिए अप्रैल में अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दोनों राज्यों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया था। इन दोनों राज्यों को सबसे ज्यादा राजस्व पर्यटन से ही मिलता है। यही वजह है कि लॉकडाउन की वजह से इन राज्यों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कोरोना के घटते मामले और पूरे देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच राज्यों को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर के टूरिस्ट गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए एक बार फिर पहाड़ों पर जा सकते हैं। इसके लिए हिमाचल और उत्तराखंड ने पर्यटकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश की गाइडलाइन।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुक्रवार को 11 जून 2021 को कोविड को लेकर लागू पाबंदियों में और ढील दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अब अपने साथ RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य में धारा 144 हटा दी गई है। हिमाचल में दुकानें भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि शनिवार रविवार दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। सर्कुलर के अनुसार होटलों में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। टूरिस्ट गाइडलाइंस। सभी पर्यटकों को गृह मंत्रालय एवं पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुरक्षा एवं स्वच्छता की दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उत्तराखंड की गाइडलाइन। उत्तराखंड में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल कुछ छोटी दुकानें और बाजार ही खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने अभी तक होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट को खोलने की इजाजत नहीं दी है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, लेकिन गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल आने जाने वाले लोग बिना कोविड-19 रिपोर्ट के आ जा सकते हैं। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.government.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।